देखो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का महत्व। तो देखो ये घर्षण के कल बारे में बताए थे, घर्षण से चल सकते हैं, कर सकते हैं, देखो खा नहीं सकते। अगर घर्षण से नहीं रहना, हम भोजन करें कर सकते हैं, घर्षण खत्म कर दिया तो सामान जो भी हाथ पर लेगा अच्छी तरह करके दिएगा। मैंने बहुत घर्षणहीन कर दिया जाएगा तो कुछ होने वाला, कुछ सामान उठाइएगा, कुछ भी कीजिएगा, कुछ होने वाला नहीं रहेगा। तो संसार का मतलब कि हमारा संपूर्ण दैनिक जीवन एकदम घर्षण पर टिका होगा। अच्छा तुम लोग कल्पना करो, अभी हम बोर्ड पर भी लिख रहे हैं, अगर घर्षण नहीं रहेगा तो हम बोर्ड पर लिख पाएंगे? कभी नहीं लिख पाएंगे। कॉपी पर लिखना होगा तो बिना घर्षण लिख देंगे। तो समझ जो कि अगर संसार में कोई भी काम करेंगे अगर लगाव नहीं हो, अच्छा कभी तुम चिकना चीज कभी देखे हो, अगर पारा है, पारा तो कौन पारा हाथ पर है उठा सकते हो, ऐसे जल्दी नहीं ना, छटक कर गिर जाएगा कोई चीज। तो कहने का मतलब कि दैनिक जीवन में हर काम करने पे हर चीज में घर्षण, कभी घर्षण कम किया जाता है, कभी घर्षण ज्यादा किया जाता है। कहने का मतलब कि अगर घर्षणहीन पूरा अगर विश्व हो जाए तो समझो कि तुम्हारी पृथ्वी भी ऐसे तैसे जैसे तैसे घूमने लगे विचार कर, उसका कोई असर नहीं। तो सृष्टि की संरचना होगी, हर चीज बिना घर्षण। लिखो तो हमारा संपूर्ण दैनिक जीवन, हमारा संपूर्ण दैनिक जीवन घर्षण बल पर, हमारा संपूर्ण दैनिक जीवन घर्षण बल पर टिका हुआ है। हमारा संपूर्ण दैनिक जीवन घर्षण बल पर टिका हुआ है, घर्षण बल पर टिका हुआ है। हमारा संपूर्ण दैनिक जीवन घर्षण बल पर टिका हुआ है। हमारा संपूर्ण दैनिक जीवन घर्षण बल पर टिका हुआ है। घर्षण के बिना, घर्षण के बिना, घर्षण के बिना हम कोई काम, घर्षण के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। घर्षण के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। घर्षण के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। फिर कह दीजिए घर्षण के बिना हम, घर्षण के बिना हम, घर्षण के बिना हम, घर्षण के बिना हम कॉपी पर, कॉपी पर कलम से, कलम से नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं। यहाँ तक कि, यहाँ तक कि घर्षण के बिना, यहाँ तक कि घर्षण के बिना, घर्षण के बिना हम खाना भी, घर्षण के बिना हम खाना भी नहीं खा सकते हैं। घर्षण के बिना हम खाना भी नहीं खा सकते हैं। घर्षण के बिना हम खाना भी नहीं खा सकते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब कि हमारा संपूर्ण दैनिक जीवन है ना, बिना घर्षण, घर्षण का महत्व गिनाते ये तो कहीं थकने वाला नहीं है। हर चीज दिमाग में ही डालो, संसार का कोई काम ऐसा नहीं है जो घर्षण के बिना संपादित। अब घर्षण के नियम हम पढ़ें। लॉज ऑफ लिमिटिंग, लिमिटिंग
सीमांत घर्षण के नियम। घर्षण के नियम को ही घर्षण के नियम को ही सीमांत का मतलब सीमित नियम, माने कम से कम कितना होता है, घर्षण के नियम को ही सीमांत घर्षण के नियम कहते हैं। इनके 4 नियम होते हैं। पहला, पहला नियम कैसे होगा, ध्यान। कल हम यही बात बता रहे हैं, कोई वस्तु है ना, आप किसी तल पर है, ठीक, इसको P बल से खींचते हैं। क्या करते हैं? P बल से खींचते हैं। तो P बल से खींचते हैं तो घर्षण बल किधर लगेगा? ऐसे लगेगा। क्या है ना, बल किसी वस्तु पर लगने वाला, कहने का मतलब समझ, ऐसे वस्तु को खींचेंगे और सतह ये है तो घर्षण बल कैसे लगेगा? उल्टा। तो किसी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल वस्तु को खिसकाने वाले बल के विपरीत दिशा में लगता है। तो हमेशा उसी दिन कल चर्चा कर रहे थे कि घर्षण बल विपरीत बल होता है। हमेशा क्या होता है? विरोधी बल। अगर विरोधी बल नहीं रहेगा तो कोई वस्तु रुकेगी कि अनवरत चलती रहेगी। पहला में लिखो तो घर्षण बल किसी वस्तु को खिसकाने वाले बल के विपरीत दिशा में क्रियाशील रहता है। विपरीत दिशा में क्रियाशील रहता है। नंबर 2 पर आइए। घर्षण बल स्पर्शी तलों पर लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। पैराग्राफ 6। मान लिया कि
मान लिया कि घर्षण बल, मान लिया कि घर्षण बल F है, बाय घर्षण बल F है, घर्षण बल F है तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल R है, बड़ा अभिलंब प्रतिक्रिया बल R है। तो इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार F समानुपाती R होगा। क्या होगा? F समानुपाती R होगा। इस तरह F समानुपाती R होगा। देखो कैसे क्लियर करते हैं। अभिलंब प्रतिक्रिया को समझ में नहीं आ रहा होगा, पहले देखो इसको कितना तक क्लियर हो गया है। कहने का मतलब कि घर्षण बल F स्पर्शित तलों के बीच लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के समानुपाती, अर्थात F समानुपाती R। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, अभी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार संतुलन चाहिए ना, जिससे आप और हम बैठे हुए हैं, हम खड़े हैं। संतुलन की अवस्था में संतुलन कब रहता है? जब ऊपर और नीचे का बल बराबर होता है तब संतुलन। तो न्यूटन के थर्ड नियम किसका नियम देता है? संतुलन का नियम भी देता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है? v। मान लो कि कोई तल है, क्या है? तल पर कोई वस्तु रखा हुआ है, इसको किसी बल से हम खींच रहे हैं, घर्षण बल F ऐसे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान m है, क्या है? द्रव्यमान m है, तो इसका भार m की हो जाएगा नीचे, ठीक। बल 3 और में दिखाई दे रहा है, चौथा बल क्या है ना, यही चौथा बल ऊपर की ओर R हमेशा कभी भी जिसकी कोई वस्तु है, यहाँ पेंट डेस्क सब है ना, वो हमेशा अभिलंब प्रतिक्रिया का बल R हमेशा ऊपर की ओर लगेगा। अगर पंखा ही टंगा हुआ है, अगर ऊपर की ओर बल नहीं लगता तो ये पंखा टंगा ही। संसार के हर चीज को बैलेंस करने के लिए क्या होगा? एक प्रतिक्रिया बल, उसी को अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ये ऊपर है तो ये क्या है? ऐसे खींच रहे हैं। अगर इसमें बैलेंस नहीं रहेगा, कभी कहीं नहीं देखते हो कोई चीज खींचा जाता है तो पलट जाता है। कभी अनुभव की हो, जैसे कोई चीज को खींच रहे हो। अच्छा, बहुत सा गाड़ी रोड पर चले, कभी पलटी नहीं मारता है। क्यों पलटी मारता है? जब तो कोई भार नीचे है, एक ऊपर है, आगे गाढ़ा का रोड गाढ़ा हो तो टेढ़ा होगा, भाई R और mg गड़बड़ हो जाएगा, उसका डायरेक्शन ये 90 नहीं रह पाएगा, और यही 90 नहीं रह पाएगा तो क्या होगा? पलट जाता है। तब कहने का मतलब ये हमेशा रहता है, यही यही कहता है कि ये जो F है ना, R के क्या होता है? समानुपाती। तो वैज्ञानिकों द्वारा ये घर्षण बल F जो है अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के क्या होता है? समानुपाती। क्लियर हो गया? कोई चीज देखो क्लियर ना हो तो बात में पूछना बहुत जरूरी है। ये बल हमेशा, ये लड़के को पता नहीं कि अभिलंब प्रतिक्रिया का बल R की, अभी हम लोगों पर खुद ही अभिलंब प्रतिक्रिया का बल R दिखाई दे रहा है। डोरी से रस्सी से खींचते हो, कोई बाल्टी ऊपर के खींचते हो तो ऊपर वाला बल लगता है, वही ऊपर वाला बल क्या होता है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल R। तीसरा ऑप्शन घर्षण बल, स्पर्शित तलों के, घर्षण बल स्पर्शित तलों के क्षेत्रफल पर, घर्षण बल स्पर्शित तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल स्पर्शित तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर
नहीं करता है। घर्षण बल स्पर्शी तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब समझ रहे हो? देखो भाई कोई तल है, जैसे ये तल है ना, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है ना, इसका क्षेत्रफल क्या है? कलम का कण है, दोनों का कनेक्शन धर्म से बराबर रहेगा, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना है और इसका क्षेत्रफल कितना है, ये नहीं कि इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो घर्षण बल का मान घट जाएगा और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब स्पर्शित तल इसके लगा के स्पर्शित तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं, किसी का क्षेत्रफल बड़ा हो चाहे किसी का क्षेत्रफल छोटा हो, उसके मान पर निर्भर नहीं करता है, यानी घर्षण बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात को समझ आए? स्पर्शित तल कल बता रहे थे, दोनों को कनेक्शन हो जाएगा, वो क्या होगा? स्पर्शित तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। नंबर 4 घर्षण बल स्पर्शित तलों के स्पर्शित तलों के प्रकृति पर घर्षण बल स्पर्शित तलों के प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल स्पर्शित तलों के प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल स्पर्शित तलों के प्रकृति पर निर्भर करता है। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए यही 4 बिंदु प्रकृति का मतलब समझ रहे हो? मान लो ये प्लास्टिक है ना, और ये काठ है, लकड़ी है, तो दोनों की प्रकृति अलग अलग है। एक प्लास्टिक का हो गया ये तल और इसका तल काठ, जैसे एक तल लोहा हो गया और इस पर कलम लोहा प्लास्टिक, तो कहने का मतलब जो हेवी मटेरियल होगा वो ज्यादा घर्षण पैदा करेगा, लोहा को जल्दी खींच लीजिएगा। तो वहां पर कुछ ऐसे चीज होते हैं कि इसके प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अगर ये ज्यादा खुरदुरा होगा तो घर्षण बल का मान ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा चिकना होगा तो क्या होगा? कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये स्पर्श के प्रकृति पर निर्भर करता है, कैसा इसका प्रकृति है और कैसा नहीं। प्रकृति का मतलब समझ गए ना? प्लास्टिक अलग व्यवहार करेगा ना, लोहा अलग व्यवहार करेगा, लकड़ी क्या होगा? अलग अलग। उस स्थिति में घर्षण बल क्या होगा उसको निर्भर करता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण के कोएफिशिएंट ऑफ घर्षण गुणांक, इसको क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा नियम पढ़ा है ना, F समानुपातिक, वहीं से घर्षण गुणांक निकलेगा। देखो यहाँ पर घर्षण के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि घर्षण के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि घर्षण बल F
प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर के समानुपाती होता है। इतना तो क्लियर है, जरूरत पड़ा है। अर्थात कितना आ जाएगा, अर्थात F समानुपाती कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये समानुपाती चीज हटाते हैं तो क्या होता है, नियतांक आता है। हमेशा नियतांक चीज के नहीं लेते हैं, हम ही दिया गया म्यू का मतलब होगा, है ना। इससे म्यू बराबर कितना होगा, F बटा में आर, जहां म्यू क्या है, एक नियतांक है। जहां म्यू एक नियतांक है, जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं। हो गया। अगला टॉपिक लिखो घर्षण कोण। एंगल ऑफ देखो, ये एम द्रव्यमान का वस्तु है कोई, है ना। ध्यान दो, ये तल पर रखा हुआ है, इसका भार mg नीचे होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल r ऊपर होगा। अभिलंब प्रतिक्रिया बल r और घर्षण बल F के संयोजन से परिणामी प्रतिक्रिया बल r' प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो परिणामी प्रतिक्रिया बल r' और अभिलंब प्रतिक्रिया बल r के बीच बने कोण लैम्डा को घर्षण कोण का लिखो तो साथ में। अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब
प्रतिक्रिया बल R बड़ा अभिलंब प्रतिक्रिया बल R तथा परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया बल R डैश के बीच बने कोण लैम्डा को घर्षण कोण कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। तो चूंकि सूत्र निकालें, चूंकि म्यू बराबर वो कितना होता है, ये बटा में आप पढ़ा है, ये समीकरण कितना होता है 1। अब देखो, थोड़ा देखते रहो। समकोण त्रिभुज R डैश R O में देख लो, R डैश R O में हमको किसका मान निकालना है, R का मान निकालना है। तो ये तो इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको निकालना है तो ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया। cos लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, cos लैम्डा बराबर आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। किस त्रिभुज में, R डैश R O में, R डैश R O में, R डैश cos लैम्डा बराबर आधार का मान कितना हो गया, सिर्फ R है ना, R sin लंब बटा में cos लैम्डा, इसका मान हमको यहाँ से निकालना है तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या होगा, आधार, ये होगा कर्ण। तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण कितना है, R डैश से जाएगा तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर R डैश cos लैम्डा हो जाएगा। पर इसे समकोण त्रिभुज R डैश R में हमको इसका मान निकालना है R, क्योंकि R से नंबर तो संबंधित है R। तो cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होगा, ठीक। ये R किसका मान है, इसका ना मान है, अभिलंब पर R डैश किसका मान है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R का, तो कितना होगा, R बटा में R डैश, तो R बराबर कितना होगा, R डैश तिरछा तिरछी गुणा होगा, R बराबर R डैश cos लैम्डा। तुमको दी कोई दिक्कत नहीं है ना, cos थीटा बराबर आधार बटा में, और इसमें हमको किसका मान निकालना है, F। तो समकोण त्रिभुज किसमें आ जाएंगे, समकोण त्रिभुज O F R डैश। देखो कैसे निकालते हैं, हाई F का मान निकालना है तो हाई थीटा के साथ निकालना हो गया, हाई कर्ण दिया है ना, तो साइन में क्या हो जाता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो साइन लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, साइन लैम्डा निकाले, साइन लैम्डा बराबर लंब बटा में कौन, लंब कौन है, हाई नीचे वाला हो गया, किसका मान हो गया, अब कौन कितना हो गया, R डैश हो गया, इसलिए F बराबर कितना हो गया, R डैश साइन लैम्डा। इस समीकरण 3 हो गया, तो F और R का बड़ा मान निकल गया, और F और R का मान कहाँ रख दिया,
समीकरण 1 f तथा r का मान समीकरण 1 में 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा